चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैंने तुमसे मजबूरी में शादी की थी क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन आज मेरे पास पैसा है। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता हूँ। तुम जैसी लड़की की मेरी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी मॉडल लड़की से शादी करूँगा। उसकी ये बात सुनकर जैसे मेरी पूरी दुनिया हिल गई हो। ये वही आदमी था जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया था। मेरा नाम सुनैना है। हम 3 बहन भाई थे। मेरे 2 भाई मुझसे बड़े थे और मैं सबसे छोटी थी। मेरी माँ के देहांत के बाद पिताजी ने ही हम तीनों की परवरिश की थी। मैं अपने पिता की बहुत लाडली थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर जिद को पूरा करते थे। मैं अपने घर में बहुत खुश रहती थी। मेरे दोनों भाई मेरे लिए सब कुछ थे और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सच कहूँ तो मेरी पूरी दुनिया ही मेरे भाई और मेरा घर था। जब भी मेरे भाई कॉलेज से वापस आते थे तो उनके हाथ खाली नहीं होते थे। वो मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आते थे। कभी चॉकलेट, कभी चूड़ियाँ, कभी क्लिप और कभी कोई छोटी सी चीज़ जो उन्हें अच्छी लगती थी, और मुझे वो हर चीज़ बहुत प्यारी लगती थी क्योंकि वो मेरे दोनों भाइयों का प्यार होता था। मैं भागकर दरवाजे तक जाती थी, उनका बैग पकड़ लेती थी और उनसे पूछती थी कि आज मेरे लिए क्या लाए हो। वो हंसते हुए कहते थे कि पहले पानी तो पिला दे, फिर दिखाते हैं। घर में हर वक्त हंसी मजाक चलता रहता था। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे, बातें करते थे और बहुत खुश रहते थे। पिताजी हमें देखकर बहुत खुश होते थे। उन्हें लगता था कि उनका परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, और सच में उस समय हमारे घर में कोई कमी नहीं थी। प्यार था, अपनापन था और सुकून था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मैं भी बड़ी होती गई, समझदार होने लगी, और उसी बीच पिताजी ने मेरे दोनों भाइयों की शादी कर दी। शुरू में जब भाभियाँ घर में आईं तो मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा अब तो घर और भी खुशियों से भर जाएगा। मुझे 2-2 भाभियाँ जो मिल गई हैं। मैं उनके साथ बातें करूँगी, हंसूंगी, उनके साथ समय बिताऊंगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। घर का माहौल बदलने लगा था। पहले जहाँ हर समय हंसी रहती थी, वहाँ अब खामोशी रहने लगी थी। मेरी दोनों भाभियाँ मेरे सामने तो ठीक रहती थी, लेकिन उनके व्यवहार में मेरे लिए वो अपनापन नहीं था। वो छोटी छोटी बातों पर मुझे ताने देने लगी थी। कभी कहती थी कि तुम सारा दिन कुछ नहीं करती हो, कभी कहती कि तुम्हें कोई काम नहीं आता, कभी मेरी बातों पर हंस देती थी, जिससे मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं पहले समझ नहीं पाती थी कि मैंने क्या गलत किया है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि वो मुझे इस घर में नहीं देखना चाहती थी। शायद उन्हें लगता था कि मैं इस घर पर बोझ हूँ, या फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि पिताजी मुझे इतना प्यार करते हैं। पिताजी बहुत समझदार थे। उन्होंने मेरे चेहरे से ही सब समझ लिया था। उन्हें ये एहसास हो गया था कि घर का माहौल बदल रहा है और भाभियाँ मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। एक दिन पिताजी ने हम तीनों को अपने कमरे में बुलाया और बहुत ही शांति से कहा कि उन्होंने अपनी जायदाद का बंटवारा करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनके जो 2 बड़े घर हैं, वो मेरे दोनों भाइयों के नाम करना चाहते हैं, और जो छोटा घर है वो मेरे नाम करना चाहते हैं। ये सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। मेरे बड़े भाई तुरंत उठकर पिताजी के पास गए और बोले, पिताजी आप क्या कह रहे हैं? हम जानते हैं कि बहन का भी हक है, लेकिन उसके नाम पूरा घर कर देना सही नहीं है। हम उसे उसका हिस्सा देंगे, लेकिन पूरा घर देना ठीक नहीं है। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं चुप रही। पिताजी ने उनकी बात सुनकर सख्त आवाज में कहा कि ये मेरी जायदाद है और मैं जिसे जैसा देना चाहूँ वैसे दूंगा। तुम्हें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर दोनों भाई चुप हो गए, लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। भाभियाँ अब और ज़्यादा ताने देने लगी थी। वो पिताजी के सामने तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उनके जाते ही मुझे कुछ न कुछ बोल देती थी। कभी कहती थी कि तुम्हें तो सब कुछ मिल ही जाएगा, कभी कहती थी कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये सब सुनकर अंदर से टूटने लगी थी, लेकिन मैंने कभी पिताजी से कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें दुख हो। कुछ समय के बाद पिताजी ने मेरी शादी करने का फैसला किया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं जानती थी कि वो जो भी करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। उन्होंने मेरे लिए कोई बहुत अमीर या दिखावे वाला लड़का नहीं ढूंढा, बल्कि एक ऐसा लड़का ढूंढा जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और एक अच्छा इंसान हो। कुछ ही समय के बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया। वो लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन उनका परिवार अच्छा था और लड़का बहुत सुलझा हुआ था। पिताजी को वो बहुत पसंद आया।
पिताजी ने उस लड़के से साफ कहा कि वो बस इतना चाहते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने कभी कोई दुख नहीं देखा है, तुम उसका ख्याल रखना, मेरे लिए यही काफ़ी है। उस लड़के ने बहुत सम्मान से कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा और उसका पूरा ख्याल रखूंगा। उसकी बातों में सच्चाई थी और पिताजी को उस पर भरोसा हो गया। उसका नाम राज था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसका परिवार छोटा और सादा सा था। यही बात पिताजी को सबसे अच्छी लगी कि मेरी जिंदगी किसी बड़े परिवार के झगड़ों में नहीं फंसेगी, बल्कि एक शांत घर में गुजरेगी। इसलिए उन्होंने जल्द ही शादी तय कर दी और फिर मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई। घर में फिर से खुशियां आ गईं। ढोल, संगीत, रिश्तेदारों की भीड़, हर तरफ खुशी का माहौल था। मैं दुल्हन बनकर बैठी थी। मेरे दिल में खुशी भी थी और डर भी था। खुशी इस बात की कि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, और डर इस बात का कि मैं अपने घर को छोड़कर जा रही हूँ, जहाँ मैंने अपना पूरा बचपन बिताया था। जब विदाई का समय आया तो मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद भी थी कि शायद मेरी नई जिंदगी बहुत अच्छी होगी और मुझे वहाँ वो सुकून मिलेगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। मेरी शादी के बाद मेरी ज़िंदगी सच में बहुत ही अच्छी चल रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी सपने में जी रही हूँ। मेरा पति राज मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था। अगर मैं कुछ कह भी देती थी तो वो बिना कुछ सोचे उसे पूरा करने की कोशिश करता था। सुबह होते ही वो ऑफिस के लिए तैयार हो जाता था और मैं उसके लिए जल्दी उठकर चाय बनाती थी, नाश्ता बनाती थी, और जब वो दरवाजे से बाहर निकलता था तो हमेशा मुस्कुराकर कहता था कि अपना ख्याल रखना, और मैं भी उसे दरवाजे तक छोड़ने जाती थी। उसके जाने के बाद मैं घर के कामों में लग जाती थी। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। वो मुझे कभी भी काम के लिए मजबूर नहीं करती थी, बल्कि खुद ही कहती थी कि बेटा आराम कर लो। लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानती थी, क्योंकि मुझे उनकी सेवा करके बहुत सुकून मिलता था। जब मैं उनके पैर दबाती थी तो वो मेरे सर पर हाथ फेरती थी और कहती थी कि खुश रहो हमेशा, और उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल भर आता था। मेरे ससुर भी बहुत सीधे और अच्छे इंसान थे। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो प्यार से ही बोलते थे। घर में एक अपनापन सा था, एक सुकून था जो हर किसी को नहीं मिलता, और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती थी कि मुझे ऐसा परिवार मिला। राज के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। अगर मैं कुछ मांगती भी नहीं थी तो वो भी खुद ही मेरे लिए कुछ न कुछ ले आता था। कभी कपड़े, कभी चूड़ियाँ, कभी कोई छोटा सा गिफ्ट। और जब मैं पूछती थी कि ये सब क्यों लाए हो, तो वो हंसकर कहता था कि बस ऐसे ही, तुम्हें खुश देखने के लिए। वीकेंड आते ही वो मुझे बाहर घुमाने ले जाता था, कभी किसी पहाड़ पर, कभी किसी शांत सी जगह पर, जहां हम दोनों बैठकर घंटों बातें करते थे। वो मेरे बालों से खेलता था और मैं उसके कंधे पर सर रखकर बैठ जाती थी। हम किसी बड़े होटल में नहीं जाते थे, बल्कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते थे। लेकिन वो भी मेरे लिए किसी बड़ी खुशी से कम नहीं था, क्योंकि मेरे साथ मेरा अपना इंसान था जो मुझे दिल से चाहता था। मैं इन्हीं छोटी मोटी खुशियों में बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरे पास कुछ कम है। मेरी दुनिया बस राज और मेरा छोटा सा परिवार था। लेकिन कहते हैं ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। मेरी जिंदगी में भी एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन रात को अचानक राज को बहुत तेज बुखार आ गया। उसका शरीर इतना गर्म हो रहा था कि मैं घबरा गई थी। मैंने तुरंत उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया और उसे बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा। मैं उसके पास बैठ गई और उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो बार बार आंखें बंद कर रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं खुद को संभाल रही थी ताकि वो और ज़्यादा परेशान न हो। थोड़ी देर बाद अचानक उसे उल्टी होने लगी। मैं उसे पकड़कर बाथरूम तक ले गई, लेकिन जैसे ही उसने उल्टी की, मैं एक पल के लिए जम सी गई, क्योंकि उस उल्टी में खून था। ये देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने बिना देर किए उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। मैंने जल्दी से उसे तैयार किया और किसी तरह उसे लेकर अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचकर मैंने डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने उसे तुरंत अंदर ले लिया और कुछ टेस्ट कराने के लिए कहा। मैं बाहर बैठी थी और मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे हर पल यही डर सता रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी रिपोर्ट्स आईं और डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया। मैं डरते हुए उनके सामने बैठी थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे कि अभी बाहर आ जाएगा।
डॉक्टर ने रिपोर्ट्स को देखा, फिर एक गहरी सांस ली और हमें देखने लगे। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर ही मेरा दिल बैठ गया था। मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर उन्होंने जो कहा वो सुनकर जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि अब मेरी ज़िंदगी किस मोड़ पर आ गई। डॉक्टर की बात सुनते ही जैसे मेरी दुनिया ही रुक गई थी। उन्होंने बहुत शांत आवाज़ में कहा था कि राज को कैंसर है, और ये सुनते ही मेरे कानों में जैसे आवाज़ गूंजने लगी थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुन रही हूँ। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे थे और मेरी आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगे थे। मैं कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। मैंने राज की तरफ देखा तो उसकी हालत भी मुझसे अलग नहीं थी। उसका चेहरा एकदम उतर गया था, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस चुपचाप बैठा था, जैसे किसी ने उससे उसकी सारी ताकत छीन ली हो। मैं उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उस वक्त मेरे पास उसे दिलासा देने के लिए भी कोई शब्द नहीं थे। मेरा खुद का दिल टूटा हुआ था, फिर भी मैं उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसी वक्त अपने घर फ़ोन किया और पिताजी को सब कुछ बता दिया। मेरी आवाज़ रोने की वजह से काँप रही थी। पिताजी मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गए थे। उन्होंने मुझसे बस इतना कहा कि बेटी, तू चिंता मत कर, मैं अभी आता हूँ। और सच में वो कुछ ही देर में अस्पताल पहुँच गए थे। उन्हें देखकर मेरे अंदर थोड़ा-सा हौसला आया। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तू बिल्कुल मत घबराना, जो होगा हम मिलकर सामना करेंगे, मैं हूं ना तेरे साथ। उनकी ये बात सुनकर मैं और जोर से रोने लगी थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो खुद भी अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे संभाल रहे हैं। धीरे धीरे करके राज की हालत और खराब होती जा रही थी। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। वो पहले जैसा हंसता बोलता इंसान अब चुप रहने लगा था। डॉक्टर ने हमें साफ शब्दों में बता दिया था कि इलाज बहुत महंगा होगा और पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद भी बहुत कम है, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत महंगे इंजेक्शन लगेंगे और लंबे समय तक इलाज चलेगा। ये सब सुनकर मेरे दिल पर जैसे बोझ और बढ़ गया था, लेकिन मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राज को बचाने के लिए सब कुछ करूंगी। मैंने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहा था कि आप पैसे की चिंता मत कीजिए, आप बस मेरे पति को बचा लीजिए, मैं हर हाल में पैसे का इंतजाम कर लूंगी। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे अपने पति को बचाना है। उसके बाद मैंने सबसे बड़ा फैसला लिया। मैंने वो घर बेचने का सोचा जो पिताजी ने मेरे नाम किया था। वो घर मेरे लिए सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि मेरी यादों का हिस्सा था। लेकिन उस समय मेरे लिए सबसे ज़रूरी राज की जान थी। उधर पिताजी की हालत भी ठीक नहीं रहती थी। वो पहले से ही बीमार रहते थे और जब से उन्होंने मेरी परेशानी सुनी थी, उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। वो दिन भर मेरे बारे में सोचते रहते थे और खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। अब तो हालत ये हो गई थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। मैं अस्पताल और घर के बीच भागती रहती थी। एक तरफ मेरा पति जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था और दूसरी तरफ मेरे पिताजी धीरे धीरे टूट रहे थे। और फिर एक दिन वो हुआ जिससे मैं सबसे ज्यादा डरती थी। पिताजी के सीने में अचानक तेज दर्द उठा और उससे पहले कि हम कुछ कर पाते, उनका देहांत हो गया। ये खबर सुनते ही मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे जीवन से एक और सहारा छिन गया हो। मैं उनके पास बैठकर बहुत रोई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस दर्द को संभालूं। एक तरफ पति की बीमारी और दूसरी तरफ पिता का जाना, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है। मैंने खुद को किसी तरह संभाला, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं टूट गई तो राज को कौन संभालेगा। उसके बाद मैंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया और फिर पूरे ध्यान से वापस राज के इलाज में लग गई। मैंने अपना वो घर बेच दिया जो मेरे नाम था और उससे जो पैसे मिले उनसे इलाज शुरू कराया, लेकिन वो पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। तब मैंने अपने सारे गहने भी बेच दिए जो मेरी शादी के थे, जो मेरे सपनों का हिस्सा थे। लेकिन उस समय मेरे लिए सबसे ज़रूरी मेरे पति की सांसें थीं। जब मैंने ये सब राज को बताया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो मुझे बहुत बेबस नज़र आ रहा था, जैसे उसे खुद पर शर्म आ रही हो कि उसकी वजह से मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस रो रहा था। तब मैंने उसके आंसू पोंछे और उससे कहा कि आप परेशान मत होइए, मेरे लिए सबसे ज़रूरी आप हैं। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं सब कुछ दोबारा कमा सकती हूँ, घर भी, गहने भी, सब कुछ। लेकिन अगर आप नहीं रहे तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अब बस आप ठीक होने की कोशिश कीजिए,
बाकी सब मैं संभाल लूँगी। उस वक़्त मैं खुद अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन उसके सामने मैं मज़बूत बनी रही क्योंकि मुझे पता था कि अब मुझे ही दोनों की हिम्मत बनना है। और मैंने उसी दिन ठान लिया था कि चाहे जितनी भी मुश्किल आए, मैं अपने पति को अकेला नहीं छोड़ूंगी और आखिरी दम तक उसके साथ खड़ी रहूंगी। उसका इलाज शुरू हो गया था और मेरी जिंदगी का हर पल बस उसी के इर्द गिर्द घूमने लगा था। मैं हर वक्त उसके साथ रहती थी। दिन हो या रात मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती थी। बस यही लगता था कि मुझे उसे ठीक करना है। मैं पूरी पूरी रात जागकर उसके पास बैठी रहती थी। कभी उसके हाथ दबाती थी, कभी उसके पैर दबाती थी, कभी उसके माथे पर हाथ रखकर देखती थी कि बुखार तो नहीं है। और जब वो दर्द से कराहता था तो मेरा दिल जैसे अंदर से टूट जाता था। लेकिन मैं उसके सामने कभी रोती नहीं थी। मैं उसे हौसला देती थी, उसे समझाती थी कि सब ठीक हो जाएगा, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, तुम देखना, हम फिर से पहले जैसे हंसेंगे घूमेंगे। और वो मुझे देखता था। उसकी आंखों में एक डर होता था, एक सवाल होता था। वो अक्सर मुझसे कहता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? तुमने अपना सब कुछ मेरे लिए लगा दिया है, तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। उसके ये शब्द सुनकर मेरा दिल भर आता था, लेकिन मैं खुद को संभालती थी और मुस्कुराकर कहती थी कि आपको कुछ नहीं होगा, मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है और मेरी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और सच में धीरे धीरे करके मेरी बात सच होने लगी थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने हमें बुलाया और रिपोर्ट्स देखकर कहा कि अब पहले से बेहतर हालत है, सुधार आ रहा है। ये सुनकर जैसे मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला था। मुझे लगा मेरी दुआएं सुन ली गई हैं। मैं हर दिन और ज़्यादा मेहनत से उसकी देखभाल करने लगी थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था और हर दिन मेरे लिए उम्मीद लेकर आता था। फिर करीब 15 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। इनकी हालत पहले से काफ़ी ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। दवाइयाँ चलती रहेंगी और आपको इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बीमारी दोबारा भी आ सकती है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल मत करना। मैंने तुरंत कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर मैं उसे घर लेकर आ गई थी। घर का दरवाज़ा जैसे ही खुला, मेरी सास और ससुर की आंखों में आंसू आ गए थे। वो दोनों बहुत खुश थे कि उनका बेटा वापस घर आ गया। मेरी सास ने उसे गले लगा लिया और बार बार उसके सर पर हाथ फेर रही थी, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा अब उनके सामने खड़ा है। मेरे ससुर भी चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। घर में उस दिन एक अलग ही सुकून था, जैसे बहुत दिनों के बाद खुशियां वापस आई हों। और मैं एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। मेरे दिल में एक सुकून था, एक खुशी थी कि मेरी मेहनत रंग लाई और मेरा अपना इंसान मेरे पास वापस आ गया। लेकिन साथ ही एक डर भी था कि अब मुझे और ज़्यादा संभल कर रहना होगा। मुझे उसकी हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। और मैंने मन ही मन खुद से वादा किया था कि अब मैं उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी और हर हाल में उसके साथ खड़ी रहूंगी। राज को मैं घर लेकर आ गई थी और उसके घर आते ही जैसे मेरी दुनिया फिर से बसने लगी थी। मैं हर पल उसका ख्याल रखती थी, उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थी, समय पर दवाइयाँ देती थी, उसे ज़रा भी थकान न हो इसके लिए मैं हर काम पहले ही कर देती थी। वो बस आराम करे और जल्दी से ठीक हो जाए, यही मेरी कोशिश रहती थी। सुबह से लेकर रात तक मैं उसी के आसपास रहती थी। अगर वो पानी भी मांगता तो उससे पहले ही मैं उसके पास लेकर खड़ी होती थी। धीरे धीरे करके उसकी तबीयत सच में सुधरने लगी थी। उसका चेहरा फिर से खिलने लगा था। उसकी आंखों में फिर से वही चमक आने लगी थी जो कि पहले हुआ करती थी। और उसे ऐसे ठीक होते हुए देखकर मेरे दिल को जो सुकून मिलता था, वो शब्दों में बताना मुश्किल था। मुझे लगता था कि मेरी सारी मेहनत रंग लाई है, मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं और अब सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। कुछ ही समय में वो लगभग पूरी तरह ठीक हो गया था। बस दवाइयाँ अभी भी चल रही थी और डॉक्टर ने कहा था कि ध्यान रखना अभी भी ज़रूरी है। लेकिन एक तरफ जहाँ उसकी सेहत ठीक हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ हमारे घर की हालत ख़राब होने लगी थी। इलाज में इतना पैसा लग चुका था कि घर का राशन तक खत्म होने की नौबत आ गई थी। मैं हर दिन सोचती थी कि अब क्या करें, कैसे संभालें, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। मेरी तबीयत भी अब ठीक है और घर की हालत भी तुम देख ही रही हो। अगर मैं काम पर नहीं गया तो हम लोग और मुश्किल में पड़ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल घबरा गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो इतनी जल्दी काम शुरू करे।
मैंने उसे समझाया कि अभी थोड़ा और आराम कर लो, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा कि अब और नहीं रुक सकता, मुझे जाना ही होगा। उसकी ज़िद के आगे मुझे झुकना पड़ा और मैंने हाँ कर दी। अगले ही दिन से उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। शुरू-शुरू में मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन धीरे-धीरे सब नॉर्मल होने लगा था। हमारी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आने लगी थी। घर में थोड़ी राहत आने लगी थी और मुझे लगने लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अब जो होने वाला है, वो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। एक दिन जब राज ऑफिस से वापस आया, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो जल्दी-जल्दी मेरे पास आया और उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। मैंने उसे देखा और हैरान होकर पूछा कि क्या हुआ? आप इतने खुश क्यों हो? और ये मिठाई किस बात की है? वो हंसने लगा और बोला कि आज तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मैंने पूछा क्या? तो उसने कहा कि मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। मैं कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। उसने बताया कि वो अक्सर लॉटरी के टिकट लेता था और मैंने उसे कई बार मना भी किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और आज उसकी किस्मत खुल गई थी। ये सुनकर वो बच्चे की तरह खुश हो रहा था। उसकी खुशी देखकर मैं भी खुश हो गई थी। मुझे लगा अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, अब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, हम फिर से अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाएंगे। उस पल मुझे ऐसा लगा था जैसे ऊपर वाले ने हमारी सारी तकलीफ़ों का इनाम दे दिया हो। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यही खुशी आगे चलकर मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है और इसी के बाद सब कुछ बदलने वाला है। राज को जैसे ही वो पैसा मिला, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई और उसके साथ-साथ उसका स्वभाव भी बदलने लगा। पहले जो राज मुझसे हर बात पूछता था, अब वो खुद ही फैसले लेने लगा था और धीरे-धीरे उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। अब वो कहता था कि जब इतना पैसा आ गया है, तो काम करने की क्या ज़रूरत है? शुरू में मुझे लगा कि शायद कुछ दिन की बात है, लेकिन धीरे-धीरे मैंने उसके अंदर एक अजीब-सा घमंड देखना शुरू किया। वो पूरा दिन बाहर रहता था, दोस्तों के साथ घूमता था, पैसे उड़ाता था और रात को बहुत देर से घर आता था। मैं उसका इंतज़ार करती रहती थी, उसके लिए खाना बनाकर रखती थी, लेकिन अब उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं रही थी। मैं पहले की तरह उसका ख़्याल रखती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, घर सँभालती थी, लेकिन अब वो मुझे जैसे देखता ही नहीं था। उसकी नज़रों में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। एक दिन रात को वो बहुत देर से घर आया था और मैं तब तक जाग रही थी। मैंने जल्दी से उसके लिए खाना गरम किया और प्यार से कहा कि आ जाइए, खाना खा लीजिए, मैंने आपके लिए बनाया है। लेकिन उसने मेरी तरफ देखे बिना ही कहा कि मैं बाहर से खाकर आया हूँ और अपना फ़ोन चलाते हुए सीधे जाकर बिस्तर पर लेट गया। उस वक्त मेरा दिल जैसे टूट गया था। मैं चुपचाप खड़ी उसे देखती रह गई और फिर बिना कुछ बोले मैंने वो सारा खाना हटा दिया जो मैंने उसके लिए इतने प्यार से बनाया था। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैं बस यही सोचती रही कि क्या यही वो इंसान है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब उसका यही रवैया हो गया था। वो मुझसे बात भी नहीं करता था। अगर मैं कुछ कहती थी तो वो सुनकर भी अनसुना कर देता था। मैं धीरे धीरे अंदर से टूटती जा रही थी, लेकिन फिर भी चुप थी, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद वो बदल जाएगा, शायद उसे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन एक दिन उसने जो कहा, उसने मेरी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। उस रात वो अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रहा था और अचानक उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। मैंने कांपती हुई आवाज़ में उससे पूछा कि आप क्या कह रहे हैं? तो उसने बिल्कुल ठंडे लहजे में कहा कि हाँ, तुमने सही सुना है। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। मेरे पास अब पैसा है और मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता हूँ। मुझे कोई मॉडल जैसी लड़की चाहिए थी। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब मजबूरी में मैंने तुमसे शादी की थी, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, इज़्ज़त। इसीलिए अब मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा। उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल टुकड़े-टुकड़े हो गया था। मैंने उसे याद दिलाया कि मैंने उसके लिए क्या-क्या किया है, कैसे मैंने अपना घर बेच दिया, अपने गहने बेच दिए ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन उसने मेरी बात को एक झटके में ख़त्म कर दिया और गुस्से में बोला कि मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था, ये सब तुमने अपनी मर्ज़ी से किया है, मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। उस पल मुझे समझ आ गया था कि मेरे सामने खड़ा इंसान वही राज नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। फिर उसी शाम वो एक और औरत को अपने साथ घर लेकर आया। वो बहुत सुंदर थी, सजी हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था।
राज ने मेरे सामने डिवोर्स के पेपर फेंक दिए और कहा कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है। इन पेपर्स पर साइन करो और इस घर से निकल जाओ। मैं सुन रह गई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरे सास ससुर भी वहीं खड़े थे, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोले। शायद वो अपने बेटे के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि इंसान पैसा मिलते ही कितना बदल सकता है और कैसे एक पल में सारे रिश्ते खत्म हो सकते हैं। मैं वहां खड़ी थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। न घर, न रिश्ता, न सहारा। सिर्फ एक दर्द था जो मेरे दिल में गहराई तक उतर चुका था। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं थोड़ा सा सामान लेकर वहां से जब रोते हुए अपने भाई के घर पहुंची थी, तो मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। दरवाजे के बाहर खड़ी मैं बार बार सोच रही थी कि क्या सच में यही मेरा अपना घर है, जहाँ कभी मैं बिना सोचे समझे हंसते हुए आ जाती थी, जहाँ मेरे भाई मुझे देखते ही गले लगा लेते थे। लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे इस घर की दीवारें भी मुझे पहचानने से इनकार कर रही हों। जैसे ही मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला और मुझे इस हालत में देखा, तो पहले तो वो हैरान हो गया और फिर थोड़ी सख्त आवाज़ में मुझसे पूछने लगा कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो। उसकी आवाज़ में वो अपनापन नहीं था जो पहले हुआ करता था। ये सुनकर मेरा दिल और टूट गया, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभालते हुए रोते रोते उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे राज ने मुझे छोड़ दिया, कैसे उसने दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से निकाल दिया। मेरी हर बात सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई, बल्कि उसने उल्टा मुझसे ही कह दिया कि ज़रूर इसमें तुम्हारी ही कोई गलती होगी, वरना वो ऐसा क्यों करता। उसकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सारे जख्म एक साथ कुरेद दिए हों। मैं वहीं खड़ी रह गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, कैसे खुद को सही साबित करूँ। जिस भाई ने हमेशा मेरा साथ दिया था, आज वही मुझे कटघरे में खड़ा कर रहा था। मुझे साफ समझ आ गया था कि ये उसके अपने शब्द नहीं हैं, बल्कि भाभी के हैं, जो अब उसके ज़रिए मुझ तक पहुँच रहे हैं। इतने में भाभी भी बाहर आ गईं। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा, जैसे मैं कोई बोझ हूँ, और फिर बोली कि तुम यहाँ क्यों आई हो? हमारे वैसे ही इतने खर्चे हैं, हम और किसी का बोझ नहीं उठा सकते। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ सिर्फ रहने के लिए आई हूँ। मैं सारा काम कर लिया करूँगी, बस मुझे एक कोना दे दीजिए। मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। मैं सच में बहुत टूट चुकी हूँ। उस वक्त मेरे पास ना आत्मसम्मान बचा था, ना ही कोई उम्मीद। बस एक छत की तलाश थी जहां मैं अपने आंसू बहा सकूं। मेरे भाई ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है अंदर आ जाओ, लेकिन यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़नी पड़ेंगी, तुम्हें सारा काम करना होगा। मैंने तुरंत सर हिला दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। उस दिन से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अगले ही दिन मैं सुबह सबसे पहले उठती थी, जब पूरा घर सो रहा होता था। तब मैं चुपचाप उठकर रसोई में चली जाती थी, चाय बनाती थी, नाश्ता तैयार करती थी, फिर पूरे घर की सफाई करती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ मैं अकेले ही करती थी। दोपहर में खाना बनाना, फिर सबको खिलाना और खुद सबसे आखिर में खाना खाना, जैसे मैं इस घर की बेटी नहीं बल्कि कोई नौकरानी बन गई थी। पहले जो भाई मेरे लिए चीज़ें लाते थे, अब वही मुझे काम के लिए टोकते थे। अगर कभी कोई काम थोड़ा सा भी रह जाता, तो भाभी मुझे ताने मारती थी, कहती थी कि खाना खाती हो तो काम भी ढंग से किया करो। उनकी हर बात मेरे दिल को चोट पहुंचाती थी, लेकिन मैं चुप रहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो शायद ये छत भी मुझसे छिन जाएगी। रात को जब सब सो जाते थे, तब मैं अपने कोने में जाकर चुपचाप रोती थी। मुझे अपने पुराने दिन याद आते थे, जब मैं इस घर की लाडली थी, जब पापा मुझे प्यार से बुलाते थे, जब भाई मेरे लिए लड़ते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। कभी कभी मैं सोचती थी कि क्या सच में मेरी ही गलती थी, क्या मैंने ही कुछ गलत किया था। लेकिन फिर मुझे अपने किए हुए त्याग याद आते थे। मैंने अपने पति के लिए अपना घर बेचा, अपने गहने बेचे, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा और अकेलापन। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानना चाहती थी। मैंने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा कि चाहे जो हो, मैं खुद को संभालूंगी। मैं इस हालत में हमेशा नहीं रहूंगी। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करनी शुरू की। मैं अब काम तो करती थी, लेकिन साथ ही सोचती भी थी कि मुझे कुछ करना है, अपनी ज़िंदगी बदलनी है।
मैं अब सिर्फ दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। मैं चाहती थी कि एक दिन ऐसा आए जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। भले ही उस वक्त मैं अपने भाई के घर में नौकरानी की तरह रह रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी उम्मीद जो मुझे हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। मैं जानती थी कि ये समय भी गुजर जाएगा और एक दिन मेरी जिंदगी फिर से बदलेगी। लेकिन इस बार मैं खुद उसे बदलूंगी और किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। भाभी के ताने दिन ब दिन इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे थे कि अब उस घर में रहना मेरे लिए हर दिन एक नई सजा जैसा हो गया था। मैं सुबह आँख खुलते ही काम में लग जाती थी और रात तक बिना रुके बस काम ही करती रहती थी। लेकिन इसके बावजूद मुझे कभी चैन नहीं मिलता था। भाभी हर छोटी सी बात पर मुझे कुछ न कुछ कह देती थी। कभी कहती कि मैं ठीक से काम नहीं करती, कभी कहती कि मैं उनके सर पर बोझ बनकर बैठी हूँ और कभी मेरे चरित्र पर उंगली उठा देती। मैं सब कुछ चुपचाप सहती रहती थी क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरे पास ना कोई अपना था, ना कोई सहारा था और ना ही कहीं जाने की जगह थी। मैं बस अपने आंसू पीकर हर दिन काट रही थी। एक रात की बात है, जब मुझे प्यास लगने लगी। मैं इस वजह से उठी और धीरे से रसोई की तरफ जा रही थी। तभी मुझे कमरे से भाभी की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे भाई से बात कर रही थी और कह रही थी कि आखिर कब तक हमें इस बोझ को ढोना पड़ेगा? तुम इसे कब तक यहाँ रखोगे? इसका कोई इंतज़ाम क्यों नहीं करते? ये यहाँ रहकर हमारा नाम खराब कर रही है। पता नहीं इसने अपने ससुराल में क्या किया होगा, तभी तो उसका पति उसे छोड़कर चला गया। इतना अच्छा आदमी था, वो यूं ही थोड़ी ना छोड़ देता। मेरे भाई ने भी उनकी बातों में आकर कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही इसका कोई इंतज़ाम कर दूंगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा दिल ऐसे दर्द कर रहा था जैसे किसी ने उसे मरोड़ दिया हो। मैं वहीं खड़ी रह गई और मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा अपना भाई मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा है। वही भाई जो कभी मुझे अपनी जान से ज़्यादा चाहता था, आज मुझे बोझ समझने लगा था। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से पानी पिया और वापस अपने कमरे में जाकर लेट गई। लेकिन उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। मैं बस छत को देखती रही और सोचती रही कि आखिर मेरी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया कि आज मैं इस हालत में आ गई हूँ। अगले दिन से भाभी का व्यवहार और भी ज्यादा बदल गया। वो अब खुलकर मुझे ताने देने लगी थी। वो चाहती थी कि मैं खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाऊं, लेकिन मैं कहाँ जाती? मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं थी। एक दिन रात को मेरे भाई अपनी ड्यूटी से बहुत देर से लौटे थे। घर में सन्नाटा था। मैं अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। मैं घबराकर उठ बैठी और देखा कि एक अजनबी आदमी मेरे कमरे के अंदर खड़ा है। मैं उसे देखकर डर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, ना ही मैं उसे जानती थी। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही मेरे भाई और भाभी भी कमरे में आ गए। भाभी ने आते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि देखो अपनी बहन को, करतूत तो देखो इसकी। तुम इसे कितना सीधा समझते थे, लेकिन ये देखो, ये रात में अजनबी मर्दों को अपने कमरे में बुला रही है। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। उनके शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह लग रहे थे। मैं रो रो कर कहती रही कि मैं इस आदमी को नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि ये कौन है, ये कहाँ से आया। लेकिन मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं था। मेरे भाई का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और उससे पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और बोला कि मुझे यहाँ इसी ने बुलाया है। ये सुनकर मेरे भाई का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने उसे मारते पीटते घर से बाहर निकाल दिया। मैं समझ गई थी कि ये सब एक साजिश है, ये भाभी की चाल है। उन्होंने ही इस आदमी को पैसे देकर यहाँ बुलाया है ताकि मुझे बदनाम करके घर से निकाल सके। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। भाभी ने भाई से साफ कह दिया कि अगर आज ये लड़की इस घर में रही तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब फैसला तुम्हें करना है। मेरे भाई ने बिना एक पल सोचे मुझे पकड़कर दरवाजे तक ले गए और बाहर धक्का दे दिया। उस वक्त रात का सन्नाटा था। आसमान से तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और मैं उस दरवाजे के बाहर खड़ी थी जहां कभी मैं हंसते हुए आती थी। आज उसी घर से मुझे इस तरह निकाल दिया गया था। मेरे भाई ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं उस बंद दरवाजे को देखती रह गई। मेरे आंसू बारिश के पानी में घुल गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। मैं पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। उस अंधेरी रात में भीगती हुई मैं सड़क पर चल पड़ी, बिना ये जाने कि मेरी मंजिल क्या है। बस इतना जानती थी कि अब मुझे अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होगा।
क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं उस रात सड़क पर बिना किसी मंजिल के बस चलती जा रही थी। मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मेरे अंदर जैसे सब कुछ रुक चुका था। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन किसी का भी जवाब मेरे पास नहीं था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। ठंडी हवा मेरे शरीर को चीरती हुई निकल रही थी। मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और मेरे बाल मेरे चेहरे से चिपक गए थे। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। मेरे अपने ही मुझे छोड़ चुके थे और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मैं चलते चलते बस यही सोच रही थी कि शायद मेरी जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं रह गया। तभी अचानक से मेरे सामने तेज रोशनी आई और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, एक गाड़ी मेरे बहुत करीब आकर रुकी। हल्की सी टक्कर लगी और मैं सड़क पर गिर गई। मेरे हाथों में हल्की चोट लगी थी और मेरा सर थोड़ा सा घूम गया था। मैं उठने की कोशिश कर रही थी, तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक आदमी जल्दी से बाहर आया। वो मेरे पास आया और मुझे सहारा देकर उठाने लगा। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने मुझसे पूछा कि आप ठीक हैं? आप यहाँ इतनी रात में इस हालत में क्या कर रही हैं? मैं उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैंने बहुत मुश्किल से कहा कि मेरा कोई घर नहीं है। ये सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या कहे। फिर उसने बहुत नरमी से कहा, देखिए बारिश बहुत तेज है, आप यहाँ ऐसे नहीं रह सकती। आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको एक सुरक्षित जगह पर लेकर चलता हूँ। उसके शब्दों में कोई शक नहीं था, कोई गलत इरादा नहीं था, बस एक इंसानियत थी जो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैं धीरे से उठी और उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी के अंदर हल्की गर्माहट थी, जिससे मुझे थोड़ा सुकून मिला। मेरे भीगे हुए हाथ कांप रहे थे और मैं खुद को समेटे हुए बैठी थी। वो रास्ते भर मुझसे बात करने की कोशिश करता रहा। उसने बताया कि उसका नाम दीपक है और वो यहीं पास में रहता है और ऑफिस से लौट रहा था। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। मेरे अंदर इतना दर्द था कि मैं शब्दों में उसे बयां नहीं कर पा रही थी। मैं बस खिड़की के बाहर गिरती हुई बारिश को देखती रही और अपने बीते हुए पलों को याद करती रही। कैसे कुछ ही दिनों में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। कैसे जिन लोगों के लिए मैंने सब कुछ किया, वही लोग मुझे छोड़कर चले गए। दीपक ने जब देखा कि मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो उसने भी मुझे मजबूर नहीं किया और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकी। वो घर बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। ऐसा घर मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। बड़ा सा गेट, साफ सुथरा आंगन और अंदर से आती हल्की रोशनी, सब कुछ बहुत सुकून देने वाला था। उसने गाड़ी रोकी और मुझे अंदर चलने के लिए कहा। मैं धीरे धीरे उसके पीछे चलती हुई अंदर गई। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर आवाज़ लगाई, माँ देखिए, मैं किसे लेकर आया हूँ। उसकी माँ बाहर आई। उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर चिंता और ममता दोनों साफ दिखाई दे रही थी। दीपक ने उन्हें पूरी बात बताई कि कैसे वो मुझे सड़क पर अकेले बारिश में मिला और उसे मुझे वहां छोड़ना सही नहीं लगा। उसकी माँ मेरे पास आई। उन्होंने बिना कुछ पूछे मेरे हाथ में एक टॉवल दिया और बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शब्द सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने दिनों बाद किसी ने मुझे इतनी प्यार से बेटी कहकर बुलाया था। उन्होंने मुझे अपने साथ कमरे में ले जाकर मेरे भीगे हुए बाल सुखाए, मुझे सूखे कपड़े दिए और बिस्तर पर लिटा दिया। मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। बारिश में भीगने की वजह से मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था। मेरा पूरा शरीर जल रहा था और मेरी आंखें भारी होती जा रही थीं। उन्होंने मेरे माथे पर ठंडी पट्टियां रखी, मुझे दवा दी और मेरे पास बैठ गईं। मैं धीरे धीरे बेहोश हो गई। उस रात मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पास है, कोई मेरा ख्याल रख रहा है, कोई मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो कमरे में हल्की सी धूप आ रही थी और मेरे अंदर थोड़ा सा सुकून था। मैं धीरे से उठी तो देखा दीपक की माँ मेरे पास ही बैठी हुई हैं। उनकी आंखों में रात भर की जाग साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक सुकून था। तभी दीपक भी कमरे में आया। उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अब कैसी हैं आप? उसकी आवाज़ में वही नरमी थी जो मैंने रात में महसूस की थी। मैं उसे देखती रह गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। इतने दिनों के बाद मुझे किसी के घर में इतना अपनापन मिला था। मेरे दिल में एक अजीब सी भावना थी, जैसे मेरे टूटे हुए दिल को किसी ने धीरे से सहलाया हो। मैंने धीमी आवाज़ में कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे अंदर का दर्द अभी भी वैसा ही था।
फ़र्क बस इतना था कि अब मैं अकेली नहीं थी। मुझे पहली बार लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, शायद अभी भी कुछ अच्छा बाकी है, शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए एक नया रास्ता भेजा है। मैं उस बिस्तर पर बैठी यही सब सोच रही थी और मेरे अंदर एक नई उम्मीद धीरे-धीरे जन्म ले रही थी, जो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। जब उसने मुझसे दूसरी बार पूछा कि सच बताओ, उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो जैसे मेरे अंदर दबा हुआ सारा दर्द एक साथ बाहर आ गया। उसके शब्द सुनते ही मेरे दिल के वो जख्म फिर से ताज़ा हो गए, जिन्हें मैं किसी तरह दबाकर बैठी हुई थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और फूट-फूट कर रोने लगी। मेरी आवाज़ काँप रही थी, मेरे शब्द टूट रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दी। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मेरे अपने ही मुझे छोड़ गए, कैसे मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, कैसे मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया और कैसे मैं उस बारिश भरी रात में अकेली सड़कों पर भटक रही थी। मेरी हर बात सुनते हुए दीपक और उसकी माँ चुपचाप मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में मेरे लिए दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जैसे-जैसे मैं अपनी कहानी सुनाती जा रही थी, वैसे-वैसे दीपक की माँ की आंखों में आंसू भरते जा रहे थे। जब मैंने अपनी बात खत्म की, तो उन्होंने मेरे सर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा और मुझे अपने गले लगा लिया। उनका वो अपनापन मेरे टूटे हुए दिल को थोड़ा सुकून दे रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, मेरी कोई बेटी नहीं है, बस ये एक ही बेटा है, लेकिन आज से तुम मेरी बेटी हो और तुम यहीं हमारे साथ रहोगी। तुम्हें अब किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। उनके ये शब्द मेरे लिए किसी सहारे से कम नहीं थे। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी धीरे-धीरे बदलने लगी। मैं अब उस घर में रहने लगी थी, जहाँ मुझे इज़्ज़त भी मिल रही थी और प्यार भी। दीपक की माँ मेरा बहुत ख़्याल रखती थी, वो मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देती थी और दीपक भी मेरे साथ एक सच्चे दोस्त की तरह रहने लगा था। वो हर छोटी से छोटी चीज़ मुझसे पूछकर करता था, मेरी पसंद-नापसंद का ख़्याल रखता था और मुझे हँसाने की कोशिश करता था। धीरे-धीरे हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक डर बैठा हुआ था। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी, बाहर जाने से डरती थी, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हो चुका था, उसे भूल पाना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने बहुत भरोसे किए थे और हर बार मुझे धोखा मिला था, इसलिए अब मैं किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाती थी। मैं घर से बाहर बहुत कम निकलती थी, लेकिन दीपक ने मेरी हालत को समझते हुए मुझे एक नया रास्ता दिया। उसने मेरे नाम पर एक अस्पताल खुलवाया, जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उसने कहा कि तुम यहाँ काम करो, लोगों की मदद करो, इससे तुम्हारा मन भी लगेगा और तुम्हें सुकून भी मिलेगा। शुरू में मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और वहाँ जाना शुरू किया। धीरे-धीरे मैं अपने काम में व्यस्त होने लगी। मरीजों की सेवा करते हुए मुझे एक अलग ही सुकून मिलने लगा, जैसे मैं अपने दर्द को भूलकर दूसरों के दर्द को कम कर रही हूँ। वक्त के साथ मैं थोड़ा संभलने लगी थी। मेरे चेहरे पर फिर से हल्की मुस्कान आने लगी थी। मैं पहले से मजबूत महसूस करने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में एक और मोड़ आने वाला है। एक दिन मैं दीपक के साथ अस्पताल में थी, रात का समय था और हम दोनों वार्ड का राउंड ले रहे थे। तभी एक नया मरीज लाया गया। नर्स उसे स्ट्रेचर पर लेकर आई। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा, मेरी सांसें तेज़ हो गईं, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पहला पति राज था। उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। उसका शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, जैसे सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया हो। उसकी आंखें अंदर धँस गई थीं और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मैंने काँपती हुई आवाज़ में नर्स से पूछा कि इन्हें क्या हुआ है? तो उसने बताया कि इन्हें कैंसर है और ये आखिरी स्टेज पर हैं, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैं उसे बस देखती रह गई। मेरे सामने वो इंसान पड़ा था जिसने कभी मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था, जिसने मुझे धोखा दिया था और आज वही इंसान इस हालत में था। तभी दीपक ने मेरी तरफ देखा और पूछा, "ये कौन है? तुम इसे इस तरह क्यों देख रही हो?" उसकी आवाज़ में चिंता थी। मैंने धीरे से कहा, "ये मेरा पहला पति है।" ये सुनते ही दीपक के चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आने लगा। उसे मेरी सारी कहानी याद थी और वो ये सुनकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसी वक्त मेरी आवाज़ सुनकर राज ने अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उनमें एक गहरी शर्मिंदगी भी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वो अपने किए पर पछता रहा हो, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका हो। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप खड़ी रही। मेरे अंदर कई तरह की भावनाएं एक साथ चल रही थी, दर्द, गुस्सा, दया और एक अजीब सी बेचैनी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या महसूस करना चाहिए,
लेकिन इतना ज़रूर था कि वो पल मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ था जिसने मुझे फिर से अंदर तक हिला दिया था। वो मेरी तरफ देखते हुए रो पड़ा। उसकी आवाज़ काँप रही थी और आँखों से आँसू लगातार बह रहे थे। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, सुनैना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन देखो, आज मेरे साथ भी क्या हो गया है। उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उसने रुक रुक कर मुझे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा कि उसने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसे वही बीमारी फिर से हो गई और इस बार बीमारी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसकी दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई और जो भी पैसा उसके पास था वो सब इलाज में ख़त्म हो गया। आज वो बिल्कुल अकेला और बर्बाद हो चुका था। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर एक पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन अगले ही पल मुझे वो सब याद आ गया जो उसने मेरे साथ किया था। मैंने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में उससे कहा, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। ये सब मुझे मत बताओ, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर मैंने दीपक का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो, मैंने शादी कर ली है और ये मेरे पति हैं। मेरी ये बात सुनकर दीपक थोड़ी देर के लिए मुझे देखने लगा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि मैंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उसका हाथ पकड़े रखा और वहां से आगे बढ़ गई। मैंने जाते जाते नर्स से बस इतना कहा कि इस आदमी का इलाज अच्छे से करना और इसकी देखभाल में कोई कमी मत रखना, और फिर मैं दीपक के साथ अस्पताल से बाहर आ गई। रास्ते भर हम दोनों चुप रहे। घर पहुंचने के बाद दीपक ने मुझसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि हम शादीशुदा हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं उसे ये एहसास दिलाना चाहती थी कि उसने मेरे साथ जो किया वो कितना गलत था। मैं उसे दिखाना चाहती थी कि अब मैं अकेली नहीं हूँ और उसकी वजह से मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई। दीपक मेरी बात सुनकर चुप हो गया। उसने मुझे समझा और इस बात को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन ये बात उसकी माँ ने सुन ली थी। अगले दिन उसकी माँ मेरे पास आई। उनके चेहरे पर एक अपनापन और गंभीरता दोनों थे। उन्होंने मेरे पास बैठकर बहुत प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात मानोगी। मैंने उन्हें आदर से देखा और कहा कि जी, आप कहिए। तो वो बोली, देखो, मेरा दीपक तुम्हें बहुत पसंद करता है और मैं भी देख रही हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। उन्होंने ये बात बहुत प्यार से और सच्चाई के साथ कही थी। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई। मेरे मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इस बारे में सोचूंगी। उन्होंने मेरा हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और बोली, बेटी, मना मत करना। तुम्हें पता है मेरा बेटा कितना अच्छा है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और मैं भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। मैंने तुम्हें पहले भी बेटी की तरह ही रखा है और हमेशा रखूंगी। उनके शब्दों में इतनी सच्चाई और अपनापन था कि मेरा दिल पिघल गया। मैंने काफ़ी कुछ सहा था, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मुझे एक नया मौका मिल रहा है। मैंने कुछ पल सोचने के बाद धीरे से हाँ कह दिया। मेरी हाँ सुनकर उनके चेहरे पर सुकून आ गया। कुछ समय के बाद मेरी और दीपक की शादी हो गई। इस बार ये रिश्ता मजबूरी का नहीं बल्कि समझ और सम्मान का था। दीपक ने मुझे हर वो खुशी दी जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। उसने मुझे कभी मेरे अतीत के लिए जज नहीं किया, बल्कि हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। शादी के कुछ दिन के बाद अस्पताल से खबर आई कि राज अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी बीमारी आखिरी स्टेज पर थी और वो नहीं बच सका। ये खबर सुनकर मुझे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। उसने मेरे साथ जो किया था, उसके बाद मेरे अंदर उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैं बस इतना सोचकर आगे बढ़ गई कि अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं दीपक के साथ अपनी नई जिंदगी में खुश थी। कुछ समय के बाद हमारी एक प्यारी सी बेटी हुई। उसके आने से हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई। घर में खुशियों की रौनक बढ़ गई। मैं अपने परिवार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रही थी, जहां मुझे प्यार, सम्मान और अपनापन सब कुछ मिला था। लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह सीधी नहीं चलती। एक दिन मेरी भाभी रोती हुई मेरे पास आई। उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर थकान और पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने मेरे सामने आकर हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहा, सुनैना, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे भाई का कारोबार खत्म हो गया। हम लोग अब सड़क पर आ गए हैं। हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उनकी बातें सुनकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। वो दर्द, वो अपमान, सब कुछ मेरे सामने आ गया। लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला। मैंने उन्हें उठाया और कहा कि जो हो गया उसे भूल जाओ। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और जितनी मदद मुझसे हो सकती थी उतनी ही, क्योंकि चाहे जो भी हो वो मेरे भाई की पत्नी थी
और मेरा दिल इतना छोटा नहीं था कि मैं बदला लेती। लेकिन मैंने एक बात तय कर ली थी कि अब मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मैं उनकी मदद करती रही जब भी उन्हें ज़रूरत होती, लेकिन अपने जीवन में मैंने उन्हें वापस जगह नहीं दी। आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत कुछ खोया लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पाया भी है। अब मैं मजबूत हूँ और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, अब मैं खुद पर भरोसा करना सीख चुकी हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।